26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लिड लगी हुई है वो हिलने लग जाती है। पूरी बिल्डिंग्स में इसके शॉक वेव्स देखने को मिलते हैं। वहां मौजूद वर्कर्स को रियलाइज होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है रिएक्टर के अंदर, ये कंप्लीटली कंट्रोल के बाहर जा चुका है। हमें इस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। इसी रीजन से इनमें से एक वर्कर जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाते हैं। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी और रिएक्शन को होने से रोकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। बटन दबाने के बाद कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस तो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर घुसते ही तुरंत एक धमाका हो जाता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन। इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग की लपटों में घिर जाता है। जो हानिकारक रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है वो आग की मदद से हवा में जाता है और इतनी मात्रा में हानिकारक न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है इस डिजास्टर से कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। इस डिजास्टर को दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है आज के दिन तक। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है उससे ना सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप पर उसका असर दिखता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव डस्ट पहाड़ियों में घास पर गिरता है उसे गाय खाती है और गाय के दूध में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों, आखिर ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके पीछे और क्या इसका असर देखने को मिला दुनिया पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों सोवियत यूनियन ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया न्यूक्लियर पावर में। ढेर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए और इनमें से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका ऑफिशियल नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे अर्ली 1970s में बनाया गया था और इवन दो इसका नाम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा जाता है, ये चेरनोबिल शहर में नहीं बना था। चेरनोबिल एक छोटा सा शहर था करीब 16 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन ये चेरनोबिल प्लांट दोस्तों सोवियत यूनियन के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से था। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे RBMK 1000 डिजाइन के। RBMK 1000 एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। पहले 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, तीसरे का 1981 में और चौथे का 1983 में। पावर प्लांट्स का पर्पस होता है बिजली जनरेट करना। इस केस में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। चारों रिएक्टर साथ में मिलकर पूरे यूक्रेन देश की 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते थे। तो अब इमेजिन कर सकते हो कितने पावरफुल थे ये रिएक्टर्स। अब इस चेरनोबिल डिजास्टर पर आए तो ये डिजास्टर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था, जब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट चलने लग रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था इस दिन, ये समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अब बिजली जनरेट करने के ज्यादातर तरीकों में सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको एक पहिया घुमाना पड़ता है, मूवमेंट चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो पहिए को घुमा देता है, वहां से एनर्जी आती है। विंड एनर्जी में हवा उस टरबाइन को घुमाती है जिससे वो घूमने लग जाता है, वहां से एनर्जी आती है। थर्मल पावर प्लांट्स में जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर स्टीम रिलीज होती है कोयले को जलाने से और वो स्टीम बाद में जाकर पहिए को घुमाती है, काइनेटिक एनर्जी वहां से बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी पहिया घुमाने का काम एक्चुअली में स्टीम करती है, लेकिन स्टीम बनाने के लिए हमें पानी को हीटअप करना पड़ता है। थर्मल एनर्जी के केस में कोयला हीटअप कर देता है पानी को। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है वो पानी को हीटअप करता है। अब एक स्कूल की किताब से इस डायग्राम को देखिए, ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक टरबाइन है जो घूमता है स्टीम की वजह से, और वो स्टीम जनरेट होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पानी हीटअप हो जाता है। अब ये जो पानी है ये कूलेंट का भी काम करता है। रिएक्टर के आसपास ओवर हीटिंग रोकने के लिए ये पानी की सप्लाई कांस्टेंट होनी जरूरी है। चेरनोबिल प्लांट में पानी एक्चुअली में लिया जाता था पास के एक मैन मेड वाटर रिजर्वॉयर से, एक नदी भी गुजरती थी साइड से। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पानी की सप्लाई हमेशा कंसिस्टेंटली होनी चाहिए यहाँ पर, और इसके लिए वाटर पंप्स जो पानी को पाइप्स में पुश करने लग रहे हैं वो हमेशा चलते रहने चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब एक पावर कट हो गया, बिजली चली गई, तो ये इंश्योर करने के लिए ये वाटर पंप्स हमेशा चलते रहें। चेरनोबिल प्लांट्स में कुछ बैकअप डीजल जनरेटर्स थे जो हमेशा उन पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रह सके। लेकिन इन जनरेटर्स को चालू करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता था। उन 1 से 2 मिनट के लिए भी कोई और पावर सोर्स चाहिए था ताकि ये चलते रह सके वाटर पंप। और चेरनोबिल रिएक्टर को बनाने वालों ने कहा था कि ये जो एक्स्ट्रा 1-2 मिनट के लिए बिजली चाहिए होगी हमें, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आ सकती है। ये जो टर्बाइन्स होंगे ये घूमते रह रहे होंगे कुछ स्टीम की वजह से। रिएक्टर शटडाउन होने के बाद भी कुछ तो स्टीम होगी, कुछ 1-2 मिनट तक एक्स्ट्रा रहेगी, वो काफी होगी इन पंप्स को पावर करने के लिए।
जाएगी। तो उस 26 अप्रैल की रात को दोस्तों इसी चीज को लेकर टेस्टिंग होने लग रही थी। अगर बिजली चली जाती है, क्या वो टर्बाइंस के घूमने से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि ये वाटर पंप्स को पावर दी जा सके?